कोई स्टॉक एक ही दिन में 3 रुपए से 2.5 लाख का हो गया, 2.25 लाख का होगा, कैसे हो गया बताओ? उसका रीजन है कि भाई सेबी ने एक नया सर्कुलर निकाला है। अब मैंने क्या किया, मैंने इस पे गूगल सर्च किया और गूगल सर्च से मैंने 2-3 आर्टिकल निकाले और उन आर्टिकल में पूरी प्रॉपर बात बताई हुई है। क्या है भाई, फ्यू डेज बैक कुछ हुआ जिसमें कि एलसिड जो है स्टॉक जो था ये एकदम से बीएसई पे लिस्टेड था और एकदम से स्काई रॉकेट हो गया और इतना 67 लाख % बढ़ गया। चलो अच्छी बात है बढ़ गया तो, लेकिन अब कैसे एकदम से एमआरएफ को भी सरपास करके बन गया। देखो अगर ये रेगुलेशन पढ़ लिया, समझ लिया, तो हमको समझ में आ जाएगा आगे हम कैसे इसको पकड़ सकते हैं, ऐसे स्टॉक को पकड़ सकते हैं। वो बात अलग है कि हमारी आंखों के सामने भी था, तब भी हम इसको बाय नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं बाय कर सकते थे? क्योंकि जिसके पास में 3 रुपए का दिख रहा था वो ट्रेड तो कर ही नहीं रहा था। अब जरा देखो समझो, अब देखो इसमें क्या है कि सेबी ने जो एक नया रूल निकाला उसके बेसिस पे क्या हुआ कि देखो फ्यू मंथ्स अगो सेबी नोटिस समथिंग। क्या सेबी ने नोटिस किया वो मैं आपको हिंदी भाषा में बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ कि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कंपनीज, जैसे एग्जांपल जैसे एलसिड इन्वेस्टमेंट लिखा है इसके नाम के साथ में, ऐसी बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड है अपने एनएसई बीएसई में। अगर आपको याद होगा कुछ दिन पहले बहुत सारी कंपनियां थी, मोनार्क कैपिटल और टाटा इन्वेस्टमेंट, इवन इस तरीके की जो जिन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट वर्ड लगा हुआ है वो इन्वेस्टमेंट कंपनीज है। वो कंपनीज क्या करती है, किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करती है। मतलब एक तरीके से उनको आप फंड मैनेजर तो नहीं कह सकते हो, लेकिन मतलब इन अ सॉर्ट ऑफ वो फंड मैनेजर ही टाइप की काम कर रही है, ठीक है। फिर दूसरी एक कंपनीज होती है इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनीज, IHC। ये क्या करती है, इनके पास में इन जनरल दूसरी कंपनीज की कुछ स्टेक वगैरह होती है, तो उस ये इन्वेस्टमेंट करती हैं कि भैया बहुत थोड़ा सा करा इन्वेस्ट, और ये जो है इनके पास में कुछ होल्ड स्टेक होती है, ठीक है। तो अब इस तरीके की दोनों कंपनियां हो क्या रहा था बीएसई में, एनएसई में, जिसमें भी कि इस तरीके की कंपनियों में ट्रेडिंग ही ज्यादा नहीं हो रही थी, वॉल्यूम बहुत कम रहता था। और क्या होता था इन जनरल, देखो लोग क्या करते हैं, ऐसी कंपनी में पैसा लगाते हैं ना जिसको ग्रोथ करनी है, जिसका कुछ धंधा हो। ऐसी कंपनियों में क्योंकि धंधा समझ में नहीं आता इसलिए कोई इन्वेस्ट नहीं करता। तो अब यहाँ पे ये जो गैप था इसको सॉर्ट करने के लिए सेबी ने क्या किया कि कुछ रूल्स बना करके इसको, मतलब ये बीच में ऐसा समय आएगा, ये सेबी ने बोला कि ऐसा बीच में समय आएगा जहां पे इस तरीके की कंपनियों की फेयर वैल्यू जो है उस पे हम ओपन, मतलब कोई सर्किट नहीं, वो हम करने देंगे। फिर उसको समझने के बाद में, उन रूल्स को समझने के बाद में अब हम फिर स्टॉक्स में डाइव करेंगे कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हो सकते हैं। चलो अभी ये देखो ये क्या हुआ कि उन्होंने किया, इन्वेस्टमेंट कंपनीज मेनली इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर्स और IHC होल्ड्स स्टेक्स इन अदर कंपनीज। अब हम भाई देखो दोनों तरीके कंपनी की उसने डेफिनेशन बता, दीज कंपनीज डोंट हैव ऑपरेशंस ऑफ देयर ओन, खुद के ऑपरेशंस नहीं होते, प्रोड्यूस एनीथिंग देमसेल्व्स, दे मेन जॉब इंस्टेड इज टू जस्ट टू मैनेज देयर इन्वेस्टमेंट्स एंड मेक मनी थ्रू डिविडेंड्स एंड रिटर्न्स। डिविडेंड और रिटर्न से अभी बीच में ये जो इलसिड दिख रहा है इसमें कुछ डिविडेंड वगैरह आ रहा था एशियन पेंट वगैरह का, वो डिविडेंड तक प्रॉपर्ली पूरा नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया शेयर होल्डर्स को। तो अब शेयर होल्डर्स क्या सोचते हैं यार कि यार डिविडेंड तक तो मिल नहीं रहा है, डिविडेंड क्यों रोक करके रखा हुआ है, डिविडेंड कम से कम जो है दे देते तो कम से कम और भरोसा होता और स्टॉक भागता, तो डिविडेंड तक नहीं बटा सही से। एंड बिकॉज दे डोंट हैव एनी रियल बिजनेस एक्टिविटी दे डोंट यूजुअली अट्रैक्ट अ टन ऑफ इन्वेस्टर इंटरेस्ट भी नहीं होता लोगों को। लोग क्या करते हैं, लोग चाहते हैं भैया मल्टी बैगर स्टॉक मेरे को मिल जाए जो मेरा साल भर में 10 गुना हो जाए, 20 गुना हो जाए, लेकिन ये स्टॉक तो भाई इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं किसी में, तो इनका कैसे होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। वरना फिर लोग म्यूचुअल फंड समझ करके म्यूचुअल फंड में ही कर देते, इसमें क्यों करते। और इस वजह से क्या होता है, क्योंकि इन्वेस्टर इंटरेस्ट नहीं होता, द एंड रिजल्ट इज दैट देयर स्टॉक्स ऑफन ट्रेड वे बिलो देयर बुक वैल्यू, टोटल वर्थ ऑफ देयर एसेट्स आफ्टर डिडक्टिंग लायबिलिटीज। तो टोटल एसेट्स को जब लायबिलिटीज माइनस कर दो तो बुक वैल्यू निकल के आती है। अब मेरी बात समझना, मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूं, बहुत दिनों से सोच रहा था बताने को, अब मेरी बात को सुनना। आप लोग किसी भी स्टॉक को कैसे करते हो वैल्यू, मतलब इन जनरल, अभी वैल्यूएशन वगैरह की तो बात ही नहीं, केवल एक सरसरी नजर से हम कोई स्टॉक को देखते हैं तो पी रेशियो को देखते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन खड़ा होता है, पी रेशियो को आप सब देखते हो और कंपेयर करते हो। मान लो कोई इंडस्ट्री, हम लोग मोतीलाल ओसवाल वगैरह भी कुछ दिन पहले देख रहे थे, और वो कौन सा एंजल ब्रोकिंग था, ये सब के स्टॉक को इवेल्युएट कर रहे थे, तो हम वही पी रेशियो के बेसिस पे कर रहे थे। मगर वो मैट्रिक्स गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है अभी बताता हूँ। वो मैट्रिक्स हम कंपेयर इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस वक्त का जो करंट के साल भर का प्रॉफिट है, ट्रेलिंग 12 मंथ्स का, पिछले 12 महीने का, वो उसको कंपेयर कर रहा है प्राइस से। अब मान लो कि किसी कंपनी के एक्सेप्शनल 12 महीने बीते पिछले, आगे वो कंटिन्यू करेंगे कि नहीं पता नहीं उतने अच्छे, तो वहां पे तो हम डिस्टॉर्टेड डेटा के बेसिस पे पी रेशियो वहां पे जो है बढ़ा हुआ बहुत सारा हमको दिखेगा। तो ये जो समस्या आएगी इसको हम डील नहीं कर पाएंगे, पहली चीज। अब दूसरी समस्या जो आती है, कई बार आपने देखा होगा कि कंपनी के प्रॉफिट की जगह लॉस हो रहा होता है। तो अब जहां पे पी रेशियो कंपनी का नहीं दिख रहा है, आपको नेगेटिव में दिख रहा है, उस जगह पे क्या करोगे, उस जगह पे पी बाई वी रेशियो को देखना है। क्यों देखना है, क्योंकि प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है ना, असली में कंपनी के जो एसेट्स हैं वो तो बढ़ेंगे ही ना, और अगर नुकसान हुआ तो थोड़ा सा घट जाएगा, लेकिन ओवर द ईयर्स कितने बढ़ते चले जा रहे हैं उसका ग्राफ हमेशा ऐसा इन जनरल रहता है। अगर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है तो अगर ये बढ़ता जा रहा है ग्राफ और कभी नुकसान हुआ तो थोड़ा सा ऐसा घट जाएगा, या फिर जो है प्रॉफिट होना चालू हुआ कंपनी को तो वो प्रॉफिट जाकर के बैलेंस शीट में ऐड होता है ना, रिजर्व्स के फॉर्म में, एसेट्स के फॉर्म में, तो वो फिर ऐसे बढ़ता हुआ दिखेगा। अब ये तो बुक वैल्यू
वैल्यू बढ़ रही है। तो अब अगर बुक वैल्यू के साथ में प्राइस भी बढ़ रहा है तो भैया आपको पी बाई बी रेशियो ऐसा बढ़ता हुआ दिखेगा। भले कभी पी रेशियो वगैरह नहीं निकल के आ रहा है क्योंकि प्रॉफिट नेगेटिव में है, तो भी आप पी बाई बी रेशियो को देख के कंपेयर कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूं मैं क्या इस वक्त कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं ग्रो वगैरह पे जाता हूं, वहां पे इन जनरल पूरा दिन मेरा मोबाइल को वो कंपनीज को आइडेंटिफाई करने में जा रहा है। मैं क्या करता हूं, मगर आप लोगों को आसानी से अभी आसान रास्ता बताने जा रहा हूं। जब मैं उसको जाकर के देखता हूं ना, तो मैं देखता हूं कि भाई पी बाई बी रेशियो जिसका भी 1 से कम है, मैं उस कंपनी को मैंने उसमें वॉच लिस्ट अपनी बना ली है, उसमें मैं ऐड कर लेता हूं। उस वॉच लिस्ट में ऐड करने से क्या होता है, अब फिर मैं पूरा दिन में देखता हूं कि जब मार्केट खुलती है 11-12 बजे के आसपास, कौन सी इनमें से कंपनी घटी हुई है या बढ़ी हुई है। बढ़ी हुई है तो मैं उसको देखता हूं, अगर ब्रेकआउट वगैरह आया तो मैं उनमें डालना चालू कर देता हूं पैसा। घटी हुई है, गिर रही है और किसी सपोर्ट के पास जा रही है तो मैं पैसा डालना चालू कर देता हूं। तो मैंने आपको तरीका बताया कि मैं पी बाई बी रेशियो को अपना मेन हथियार बना रहा हूं। आगे आने वाले टाइम में यही देखो, उसका रीजन भी है, समझो। पी बाई बी रेशियो अगर 1 से नीचे और कहीं आधा हुआ, आधा मतलब 0.5 0.6 टाइप का, तो मेरे लिए और बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि देखिए समझिए कि भाई कंपनी के अंदर उतने एसेट्स तो है ही है ना। मतलब एक एग्जांपल समझो, आपने एक बड़े क्लियर तरीके से पी बाई बी रेशियो को समझाऊंगा। एक मकान है, एक घर है, आपने उसको खरीदा। मकान ही बोलूंगा क्योंकि घर में तो लोग रहते हैं, मकान में लोग नहीं रहते। आपने किस हिसाब से खरीदा, आपने कहा यार जमीन की कीमत लमसम 20 लाख रुपए और मेरे को ये घर मिल रहा है लमसम 30 लाख में, और इसका मलबा इतना है इस घर में, 3 खंड बना हुआ, 4 खंड बना हुआ, कि इसको बेच कर कहीं 20 लाख मेरे निकल आएंगे। तो मतलब इन टेक्निकल मेरा 20 लाख की जमीन और 20 लाख का मलबा 40 लाख होता है और मिल रहा है मेरे को 30 लाख में। मान लो रजिस्ट्री और तोड़वाई उड़वाई का भी मैं 2-3 लाख और दे दूंगा, तब भी मेरे को 5 लाख तक का तो मिनिमम फायदा हो ही जाएगा। ये क्या दिमाग लगाया कि भैया इंट्रिंसिक वैल्यू, उस जगह पे जो वैल्यू है वो हमने यूज कर ली। अच्छा खैर, आप लोगों ने दिवाली में पटाखे वगैरह तो छुड़ाए होंगे। आपने देखा होगा फुलझड़ियों में कॉपर की तार पड़ी हुई है। बचपन में हम लोग ये बड़ा इकट्ठा करते तो कबाड़ी वाले को बेचते थे। अब वो कबाड़ी वाला तो सही पैसे देता नहीं था, लेकिन क्या किया हमने, अब अगर सही वैल्यू देखें हमारे पटाखे की, फुलझड़ियों के प्राइस की, अगर मान लो फुलझड़ी का पैकेट मैंने 200 रुपए का खरीदा है और मैंने जो है ये जितना भी मान लो 2000 की फुलझड़ियां खरीदी हैं और सब कुछ मिला करके 200-300 रुपए की, अगर वो कॉपर 200-300 की भी नहीं बिकेगी यार, 120-50 रुपए की भी नहीं बिकेगी, ठीक है, मतलब उसको माइनस किया तो मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ तो कम हुई ना। तो मेरा पॉइंट बार बार समझिए मैं क्या कह रहा हूं, पी बाई बी रेशियो को अगर आप चूज करोगे और उसको अब आगे से फॉलो करोगे, आप गलती से मतलब इन जनरल महंगे स्टॉकों में नहीं फंसोगे। अभी मैं बताऊंगा कि यही चीज इसमें ताकत कैसे बन गई, क्योंकि इसका पी बाई रेशियो, पी बाई बी रेशियो इतना कम था। पी बाई का बी का मतलब पी इज प्राइस, बी इज बुक वैल्यू। ध्यान रखना, पी इज प्राइस, जैसे पी होता है उसमें नीचे वाला जो ई है वो अर्निंग्स होता है, इसमें नीचे वाला जो बी है वो बुक वैल्यू है। ठीक, समझ में आ गया, ऐसे याद रखना।